हे भगवान, यह क्या अनर्थ कर दिया तुमने। तुम लोगों ने तो मेरा धर्म ही भ्रष्ट कर दिया। अब पूरे घर को गंगा जल से पवित्र करना होगा। सुबह सुबह शांति जी की आवाज नए खूबसूरत से खाली घर में गूंज रही थी। इस आवाज ने टीवी में चल रहे मधुर संगीत की आवाज को भी दबा दिया था। सिमरन सुबह सुबह मधुर संगीत सुनते हुए मेडिटेशन कर रही थी। बालकनी में हरे भरे माहौल में लाल पीले सफेद फूलों की खुशबू के बीच बैठी सुकून से अलग ही दुनिया में खोई हुई थी। कड़कती कर्कश आवाज से मानो भूचाल ही आ गया। दौड़ते हुए नीचे भागी। एक जानी पहचानी सी आवाज शायद रसोई में से आ रही थी। हे भगवान, मेरे कानों को शायद धोखा हुआ हो। ऐसी प्रार्थना करते हुए सिमरन रसोई में घुसी। क्या हुआ? देखा तो पूरी रसोई लगभग बिखरी हुई थी। 8 साल की बेटी जूही और 12 साल का बेटा सौरभ शायद केक बना रहे थे। कैसी आवाज थी? क्या हुआ? सिमरन को समझ नहीं आया। सब कुछ तो लगभग ठीक ही है। तभी पीछे से उसकी सासू माँ गंगा जल लेते हुए आई। जाओ इसे बाहर फेंक कर आओ। घर में अंडे लाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे मैं प्याज लहसुन तक को हाथ नहीं लगाती। बड़बड़ करते हुए शांति जी आंखों से घूरते हुए बोली, दादी, हम मम्मी को सरप्राइज देना चाहते थे। उनका आज बर्थडे है। जूही ने कहा। तभी बाहर से किसी की आवाज आई तो सिमरन ने जाकर देखा। अरे राम राम दादी जी, आप शायद नए आए हो। आप ही ने बुलाया था ना मुझे। मैं सारे टॉयलेट चकाचक कर दूंगी, बाहर बगीचे का झाड़ू लगा दूंगी, छत भी बुहार दूंगी। मैं दिन में 2 बार आऊंगी। एक औरत की मीठी सी आवाज आई। सिमरन ने अपनी सास से उसका मुंह छिपाने की कोशिश की। हे भगवान, शांताबाई, तुझे भी अभी आना था क्या? अरे दीदी, क्या हुआ? पहचाना नहीं क्या मुझे? शांताबाई ने फिर वापस से कहा। तभी शांति जी बोल पड़ी, कौन है तू? किस जात की है? शांति जी के ऐसे प्रश्न सुनकर शांताबाई थोड़ी सकपका सी गई। जी वह शांताबाई ने सिमरन की तरफ देखा। शांताबाई, तुम अगले सप्ताह आना। मैं तुमसे बाद में फोन पर बात करती हूँ। सिमरन ने इशारा करके उस शांताबाई को जाने को कहा। शांताबाई शायद थोड़ा बहुत समझ गई थी, इसलिए वह वहां से फुर्ती से चली गई। शांति जी ने गुस्से में सिमरन की तरफ देखा। अब यह मत बोलना कि यह हरिजन है। मैं इस घर का पानी भी नहीं पीऊंगी। शांति जी ने आंखें दिखाते हुए कहा, बहू, तू शहर में अलग क्या रहने लग गई? सारे रीति रिवाज और परंपराएं भूल गई? शांति जी ने गुस्से में सिमरन की तरफ देखते हुए कहा। उस वक्त सिमरन के पास कोई जवाब नहीं था और उसने खुद को संभालते हुए सास शांति जी से पूछा, अरे माँ जी, आप अचानक से आने की खबर करती तो हम स्टेशन पर लेने आ जाते। सिमरन ने जल्दी से पास में पड़ा टॉवल सर पर रखते हुए कहा। पायल अब मम्मी जी, बहू तू क्या पैंट शर्ट पहनने लग गई है? शांति जी ने सिमरन को घूरते हुए कहा। नहीं नहीं माँ जी, वो तो मैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करके आई थी और अब मेडिटेशन कर रही थी, तो पाजामा और कुर्ता पहना है। सिमरन ने नजर नीचे करते हुए कहा। अरे बहू, प्रमोद को कहकर सामान अंदर रखवा दो, ससुर जी ने अंदर आते हुए कहा। तभी सिमरन ने ससुर जी के पैर छुए और बोली, पापा जी, वह शायद ऊपर वाले कमरे में अभी सो रहे हैं। आज संडे है ना, इसलिए। शांति जी पूरे घर में गंगा जल छिड़कने लगे। जब शांति जी रसोई में पहुंची तो बच्चों ने शायद कुछ गड़बड़ की थी। दादी को ऐसे आता देख बच्चों ने मुस्कुराते हुए उनके पैर छुए। क्या दादी, जब भी आती हो बादल गरजने लगते हैं, बिजलियां चमकने लगती हैं। सौरभ ने हंसते हुए कहा। चुप कर, जब देखो मेरा मजाक उड़ाता रहता है। और ये बता, तेरा रसोई में क्या काम है? शांति जी ने प्यार से कहा। जाओ और जाकर नहा लो। अंडे को छुआ है तुमने, तुम दोनों ने। दोनों बच्चे दौड़ते हुए कमरे में चले गए। पिछले 13 सालों से सिमरन अपने सास ससुर के साथ ससुराल में रहती थी, लेकिन जब पति प्रमोद की दूसरे शहर में जॉब लगी तो मानो सिमरन को सारे जहां की खुशियां मिल गई। प्रमोद ने घर शहर की किचकिच से थोड़ा बाहर हरियाली की गोद में खूबसूरत सा घर लिया था। खुला खुला हवादार,
बाहर एक छोटा सा बगीचा, जिनमें आम, गुलमोहर, नीम के पेड़, मोगरे के फूल से लदी झाड़ियां और एक झूला। सिमरन सिमरन को भी शौक था बागवानी का। गुलाब, चमेली, मोगरा, तरह तरह के खूबसूरत फूल उगाए। शायद पहली बार उसे घर को घर कहने का मौका मिला था। पहली बार घर को अपनी पसंद से, अपने दिल से सजा रही थी। अपने बच्चों और पति के पसंद के रंगों से कमरों में पेंट करवाया, पर्दों के डिजाइन पसंद किए, फर्नीचर पसंद किया। सिमरन को तो मानो एक नई दुनिया मिल गई थी। गृह प्रवेश का मुहूर्त लगभग 20 दिन बाद है। अम्बा जी से बात हुई थी। नाराज हो रही थी कि हमने अभी से शिफ्ट कर लिया। प्रमोद ने बताया। यह सुनकर सिमरन ने चैन की सांस ली। चलो, सास ससुर कुछ ही दिनों के लिए यहाँ आएंगे। गृह प्रवेश में अभी 20 दिनों का समय है। पर सास ससुर के अचानक आगमन से सिमरन घबरा सी गई थी। वह लगभग भागती हुई ऊपर अपने कमरे में गई। उठो उठो, जल्दी उठो, माँ बाबूजी आए हैं। सिमरन ने अपने पति को लगभग झिंझोड़ते हुए कहा। मैं जल्दी से दूसरे वाले बाथरूम में नहाकर आती हूँ, फिर चाय नाश्ता बनाऊंगी। तुम अपने आप तैयार हो जाना। अरे तुम चिंता मत करो, तुमसे मैंने वादा किया है। अब से मैं अपना काम खुद कर लूंगा। अब किसी काम के लिए आवाज नहीं लगाऊंगा। अभी फटाफट आता हूँ। प्रमोद ने सिर हिलाते हुए कहा। सिमरन को कुछ समझ नहीं आया, पर समझने का समय कहाँ था उसके पास। फुर्ती से नहा धोकर नीचे आई। नीचे जाकर देखा, सिमरन की नई कामवाली थी, जिसे बर्तन और झाड़ू पोछे के लिए बुलाया था। शांति जी उससे पूछताछ कर रही थी। सिमरन का मन अनजान आशंका से कांप उठा। नई कामवाली ने कहा, तो फिर मैं ना नहीं आऊं? पहले ही बता देते। सिमरन ने उसको धीरे से बाहर आने को इशारा किया। तुम 20 दिन बाद आना, मैं कुछ देर बाद तुमसे फोन पर बात करती हूँ। सिमरन ने धीरे से उसको इशारे में समझाते हुए कहा। कामवाली बाई ने शांति जी की तरफ हंसते हुए देखकर धीरे से कहा, इस जमाने में भी ऐसी सोच है? हे भगवान, कहते हुए वह चली गई। सिमरन समझ गई थी, शांति जी अब हर इंसान की पहले से ही पूरी पूछताछ करेगी। उसकी जाति, समाज, धर्म। सुबह से 2 भाइयों की छुट्टी हो चुकी है। हे भगवान, नया घर है, सामान जमाना है, सफाई करनी है। मैं अकेली अब कैसे करूंगी? सोचते हुए सिमरन को पसीना आ गया। कान्हा जी, अब तुम ही कोई रास्ता दिखाओ। सिमरन ने आंखें बंद करके दिल से प्रार्थना करी। हे भगवान, बहू, तूने पूरा अनर्थ कर डाला। देख, मैं ठाकुर जी को लेकर आई हूँ। जल्दी से भोग बना। पहले गणेश जी और ठाकुर जी की स्थापना करेंगे। शांति जी ने कहा। मैं जरा कमरे में हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ। ऊपर रूम से प्रमोद आता हुआ बोला। देखो, आज बिना तुम्हारी सहायता के तैयार हो गया हूँ। कार की चाबी ले ली, मोबाइल ले लिया, रुमाल ले लिया, फाइल्स ले ली, जूते पॉलिश कर लिए, टाई भी मैचिंग की लगाई है, और तुम्हें किस काम के लिए आवाज भी नहीं लगाई। सिमरन प्रमोद को देखकर एकदम चकित रह गई, और फिर जब बात उसके समझ में आई तो वह अपनी हंसी दबाते हुए बोली, अच्छा। प्रमोद जल्दी से आया और शांति जी के लाए हुए लड्डू में से एक लड्डू मुंह में डाल लिया। इससे पहले कि प्रमोद कुछ बोलता, शांति जी ने ड्राइंग रूम में आते हुए प्रमोद की यह हरकत देख ली और वह जोर से चिल्लाई, हे राम, अनर्थ कर दिया। भोग तो लगने देता, अब फिर से मुझे लड्डू बनाने पड़ेंगे। प्रमोद एकदम से सकपका गया और माँ पिताजी के पैर छूकर बोला, अरे माँ, आने की खबर कर देती। हाँ हाँ, खबर कर देती तो यहाँ इतना सब कुछ कैसे देख पाती? यह सब फिर देखने को थोड़ी ना मिलता। शहर आकर सब अपनी मर्जी करने लग गए हो। शांति जी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। प्रमोद माँ से बोला, अच्छा, मैं चलता हूँ माँ, देर हो रही है। अरे आप कहाँ चल दिए? सिमरन ने कहा। प्रमोद ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, आज मुझे टोकना नहीं। आज मैं खुद तैयार हुआ हूँ, वो भी सही समय पर। अपनी घड़ी दिखाते हुए बोला, देखो, मैंने घड़ी भी पहनी है। और डैडी, आज तो संडे है। छोटी सी जूही ने आंखें मटकाते हुए कहा। प्रमोद तो मानो बर्फ की तरह जम ही गया है। क्या संडे?
फिर बात संभालते हुए बोला, अरे मुझे ऑफिस में कुछ काम है, कहते हुए जल्दी से निकल गया। इससे पहले कि कोई महाभारत शुरू हो जाए, वह किसी चक्रव्यूह में फंस जाए, इसलिए वह बाहर निकल गया। दोनों बच्चे जोर जोर से खिलखिलाकर हंस पड़े और यह सुनकर सिमरन ने भी बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी दबाई। थोड़ी देर बाद जब घर का माहौल शांत हुआ तो सिमरन सर झुकाकर शांति जी के पास बैठ गई और बोली, अम्मा जी, मैं अगले 5 दिनों तक रसोई में नहीं जा सकूंगी। मंदिर भी आपको ही सजाना होगा। शांति जी को तो मानो चक्कर आने को हो गए। क्या? अब ऐसे समय में शांति जी ने अपना सिर पकड़ लिया। ठीक है, चल जा अपने कमरे में, शांति जी ने हाथ से इशारा करते हुए कहा। शांति जी के सामने शायद पहली बार ऐसी स्थिति आई थी। अपने घर में तो बाई थी। सिमरन के ऐसे समय में मंदिर की पंडिताइन को बुलवाकर खाना बनवा लिया करती थी, पर यहाँ तो नया शहर, नए लोग। वाह दादी, मजा आ गया। हम तो आपके हाथ का मजेदार वाला खाना खाएंगे। आज तो मजा ही आ जाएगा। खूब सारे पकवान खाएंगे। सौरभ ने हंसते हुए कहा। हाँ दादी, हलवा भी बनाना और लड्डू भी। छोटी सी जूही भी मुंह हिलाते हुए कहने लगी। सुनो भाग्यवान, पहले मेरे लिए जरा चाय बना दो, शांति जी के पति राघव जी ने कहा। तो शांति जी ने खुद को तैयार किया काम करने के लिए। काम छोड़े हुए काफी समय हो गया था। वह घर की सारी जिम्मेदारियां बहू के सर पर डालकर इतने सालों से चैन की बंसी बजा रही थी, पर आज कोई चारा नहीं था तो जुट गई रसोई बनाने। सबसे पहले रसोई में से लहसुन प्याज को उठाकर डस्टबिन में डाला, रसोई की सफाई करी, गंगा जल छिड़का। अरे मेरी चाय कब बनेगी? चाय बनाकर दे दो मुझे, राघव जी ने दोबारा से कहा। जब देखो तब चाय चाय, रुक जाओ अब, शांति जी ने मुंह बनाते हुए कहा। बहू काम करती तो समय पर चाय नाश्ता सब मिल जाता, राघव जी ने बोला। तो शांति जी ने जल्दी से चाय और पोहा बनाया। अरे हमें तो लगा आप 56 भोग खिलाओगे, सौरभ ने हंसते हुए कहा। शांति जी ने उसको आंखें दिखाई। सौरभ ने मुस्कुराते हुए कहा, दादी, आज शाम को पार्टी है, मेरे और जूही के फ्रेंड्स आएंगे और मम्मी की कुछ सहेलियां भी। सभी को कल ही बता दिया था। इस पार्टी के साथ ही हम आपकी वेलकम पार्टी भी रखेंगे। आप शाम को अच्छे से तैयार हो जाना। अच्छा, हम कैटरिंग वालों को फोन करें या खाना आप बनाओगे? सौरभ ने पूछा। शांति जी सोच में पड़ गई। ठीक है, कर दे फोन, पर प्याज लहसुन मत डलवाना। दोपहर तक शांति जी ने सब्जी लाने वाली बाई, स्वीपर, काम वाली बाई सबकी छुट्टी कर दी, पर अब अजीब उलझन में पड़ गई। हे भगवान, नया शहर है, मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ। किसको बुलाऊं काम करने के लिए? बहू से पूछती हूँ। सिमरन ने धीरे से कहा, माँ जी, शहर में यदि आप किसी से उसकी जाति के बारे में पूछोगे तो कोई भी काम करने नहीं आएगा, बल्कि नाराज हो जाएगा सो अलग। हम ऐसे किसी से नहीं पूछ सकते। हे राम, तो क्या ऐसे किसी को भी घर में रख लो, बिना जात पात पूछे? शांति जी ने अपना हाथ सिर पर रखते हुए कहा। अम्मा जी, अगर आप कहो तो मैं शांताबाई को दोबारा से बुला लूं। वह झाड़ू पोछा, टॉयलेट साफ कर देगी। शांति जी अजीब धर्म संकट में पड़ गए। इतने सालों से वह अपनी बहू को जिन बातों के लिए परेशान कर रही थी, आज जब उन पर आन पड़ी तो कोई जवाब देने वाला नहीं बन रहा था। वह ऐसे बहू के सामने झुकना नहीं चाहती थी। नहीं नहीं, अपना धर्म भ्रष्ट नहीं करूंगे। यह सब शांति जी ने कहा। दादी, हमें दूध चाहिए, दादी भूख लगी है। दादी ये, दादी वो, दोनों बच्चे दादी को चैन नहीं लेने दे रहे थे। अरे बस करो बच्चों, बच्चे हो या बंदर, शांति जी ने कान पर हाथ रखते हुए बोला। अरे भाग्यवान, खाना भी दोगी या शाम को? राघव जी ने बगीचे में बैठे बैठे आवाज लगाई। खाना? अरे अभी तो मैंने भोग भी नहीं बनाया, शांति जी ने सोचा, और अभी तो पोहा खिलाया था। जब देखो चाय और खाना। शांति जी बड़बड़ाते हुए बोलने लगी। अच्छा दादी, जल्दी से खाना बना दो, खाना खाकर फिर हमें घर भी जमाना है। शाम को 7 बजे तक सब मेहमान आ जाएंगे, सौरभ ने कहा। शांति जी चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई।
कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें। उनका लाडला प्रमोद रविवार को भी पता नहीं कहाँ चला गया। हाँ, एकदम से याद आया। प्रमोद जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और प्रमोद को घर आने को आदेश दे दिया। जहां भी है अभी के अभी आ जा। थोड़ी देर बाद ही शांति जी का बेटा प्रमोद घर में घुसा। सिमरन, बहुत थक गया हूँ, नींबू पानी बना दो। डैडी, मम्मी आज किचन में नहीं आएगी, दादी से कह दो, छोटी सी जूही ने मुस्कुराते हुए कहा। शांति जी फटाफट से नींबू पानी की बजाय सादा पानी लेते हुए आई। ले पानी पी ले। अब आज तो मेरा हाथ बटाएगा काम है। पर माँ, मैं कैसे बटाऊंगा? मुझे तो आपने कुछ भी नहीं सिखाया। शांति जी घबरा गए। लड़का है, लड़की के काम नहीं करते कहते हुए उन्होंने ही तो अपने बेटे को सर आंखों पर बिठाकर रखा था। ठीक है, मैंने दाल चावल बनाया है, खाना खाकर मैं थोड़ा आराम करने चाहती हूँ। दादी, हम दोनों खाना लगवाने में आपकी मदद करते हैं, सौरभ और जूही ने मुस्कुराते हुए कहा। हमारी मम्मी ने हमें सब सिखाया, हम मम्मी को भी खाना दे आते हैं। जब सब लोग टेबल पर बैठे तो टेबल पर सिर्फ दाल और चावल देखकर दोनों बच्चे मुस्कुराने लगे। प्रमोद और राघव जी ने भी बिना कुछ कहे चुपचाप खाना खा लिया। शांति जी अपने कमरे में चली गई, पर आंखों में नींद कहाँ थी। हे भगवान, आने के पहले फोन कर लेना चाहिए था। बाकी के काम के लिए शांति जी बाहर गई तो बड़े प्यार से कहा, सुनो, आप दोनों को भी सहायता करनी होगी। शांति जी ने कहा तो राघव जी और प्रमोद ने शांति जी को आश्चर्य से देखा। दादी, माँ भी तो सारा काम अकेले करती है, तब तो कोई उनकी सहायता नहीं करता। सौरभ ने कहा तो शांति जी के पास कोई जवाब नहीं थी। फिर सब ने मिलकर घर चले, शाम की तैयारी करी। इस बीच दोनों बच्चे गायब हो गए। सौरभ और जूही मिलकर सुबह वाला केक बना रहे थे। उन्होंने केक का बैटर फेंका नहीं था, ओवन में रख दिया। केक तैयार करके उसे फ्रिज में रख दिया। कैटरिंग वाले खाना लेकर। दादी, एक गड़बड़ हो गई है, खाने में लहसुन प्याज है, अब खाना वापस भेज भी नहीं सकते हैं। सब तो खा लेंगे, आप अपने और दादाजी के लिए बना लो। शांति जी अपना गुस्सा दिखाना चाहती, पर धीरे धीरे मेहमान आने लगे थे। अभी तो दोपहर के बर्तन भी सिंक में पड़े हुए मुंह चिढ़ा रहे थे। ऐसा नहीं था कि शांति जी लहसुन प्याज नहीं खाती थी, पर खुद ने कुछ असूल और रिवाज बना रखे थे। आज शायद बच्चों ने उन्हें आईना दिखा दिया। हम भी खा ही लेंगे, क्या कर सकते हैं, शांति जी ने कहा। बच्चों ने अपनी माँ को सरप्राइज दिया। सिमरन की आंखों में आंसू थे। केक काटकर सबको बांट दिया। शांति जी को पता चला कि बच्चों ने केक में अंडा डाला था और बच्चों ने उनकी बात नहीं मानी। शांति जी को बहुत गुस्सा आया, पर वह उस समय चुप रही। पार्टी खत्म होने के बाद शांति जी ने कहा, मैं कल ही वापस गांव जा रही हूँ। देख लिया जो देखना था, सब अनर्थ हो चुका है। शहर में आकर तुम घर की परंपराएं और संस्कार सब भूल चुके हो। दादी, हम आज भी आपका आदर सत्कार करते हैं, पैर छूते हैं, त्योहार मनाते हैं। हम आज भी वैसे ही हैं जैसे कल थे। सौरभ ने दादी का हाथ पकड़ते हुए कहा। और दादी, अंडा तो अब सभी लोग केक में डालते हैं, लहसुन प्याज भी सब खाते हैं, आप भी तो खाती हो ना। उस दिन जब पड़ोस वाली चाची बैंगन का भरता बनाकर लाई थी तो आपने कितना चाव से खाया था, फिर मम्मी को क्यों मना करती हो? छोटी सी जूही ने कहा। और माँ, मैंने अपने बेटे सौरभ को घर का हर काम सिखाया है। लड़का है तो क्या हुआ, अरे सब आना चाहिए। और देखो, आज वह रसोई में भी खाना बना सकता है। आज दोनों बच्चों ने मिलकर केक बनाया है और मेरी बेटी जूही अकेले साइकिल पर जाकर दुकान से सामान भी ला सकती है। माँ, समय के साथ बदलाव जरूरी है, प्रमोद ने कहा। शहर में आकर जब मैं भी कोशिश कर रहा हूँ बदलने की। माँ, आज का नमूना आपने सुबह देख ही लिया होगा ना, प्रमोद ने हंसते हुए कहा। अम्मा जी, अब हम किसी की जाति पूछकर काम पर नहीं रख सकते हैं, समय बदल गया है। आजकल तो नीची जाति वाले भी डॉक्टर, कलेक्टर, पुलिस वाले बन गए हैं। कल आपको डॉक्टर को भी दिखाना है। वह भी कहते कहते सिमरन चुप हो गई। तो मैं नहीं दिखाऊंगी डॉक्टर को,
अपना धर्म भ्रष्ट नहीं करूंगी। शांति जी अभी भी गुस्से में ही थी। माँ गुस्सा थूक दो, अब जमाना बदल गया है। धर्म, जाति, अमीरी, गरीबी, लड़का लड़की जैसी बातें अब दकियानूसी हो गई हैं। जमाना बदल रहा है और कुछ हमें भी बदलने की जरूरत है। अपने नजरिए को, अपने विचारों को। राघव जी और शांति जी यह सुन सर झुकाए बैठे थे। आज बेटे और बच्चों ने उन्हें आईना दिखा दिया था। जिस बहू को पिछले 13 सालों तक उन्होंने उसूलों के नाम पर परेशान किया था, आज शांति जी खुद एक दिन भी उन उसूलों को झेल नहीं पाई। हमें माफ कर दो बहू, कल से ही शांताबाई को काम पर बुला लो। डॉक्टर को भी दिखा लूंगी मैं। अब से मैं भी तेरे साथ सूट पहनकर मॉर्निंग वॉक चलूंगी। जब तक यहाँ पर हूँ तब तक जैसा देश वैसा भेष। शांति जी ने मुस्कुराते हुए कहा। जूही और सौरभ मुस्कुरा रहे थे। उनका शरारत भरा प्लान सफल हो गया। आज सिमरन को लगा जैसे उसने अपनी खोई हुई खुशियां वापस पा ली हैं। अब वह अपनी मर्जी से खुलकर जीने लगी थी। धन्यवाद दोस्तों।